अस्सलाम वालेकुम। आई एम आसिफ अमजद। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का पास पेपर ऑफ इकोनॉमिक्स 2015 आपसे डिस्कस करूंगा। तो ये 100 एमसीक्यूज है। तो पार्ट 1 में मैंने 1 से 50 एमसीक्यूज डिस्कस किए और रिमेनिंग एमसीक्यूज में पार्ट 2 में डिस्कस करूंगा। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एमसीक्यूज। द फर्स्ट एमसीक्यूज, Who is the author of Capitalism Yesterday and Today? तो ये मैंने डिफरेंट जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी तस्वीरें भी लगाई हैं कि आपको याद रहे। तो ये जो बी ऑप्शन है, एम डूब, इन्होंने ये बुक लिखी है कैपिटलिज्म येस्टरडे एंड टुडे। तो ये जो एम डूब है ये बेसिकली जो कार्ल मार्क्स है इससे काफी ज्यादा मुतासर थे, तो इसलिए ये मार्क्सियन इकोनॉमिक्स कहलाते हैं। 2. हु फर्स्ट फार्मुलेटेड द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? तो सबसे पहले मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो थ्योरी है वो जे बी क्लैर्क ने जो है ना ये दी थी। अब ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं और इनके नाम पे अमेरिका में इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ा जो प्राइज है वो जे बी क्लार्क प्राइज कहलाता है। यानी नोबेल प्राइज की तरह इकोनॉमिक्स में जो वर्क करते हैं हर साल उनको दिया जाता है। तो जे बी क्लार्क प्राइज का नाम है वो। द कैम्ब्रिज स्कूल रेफर टू द ग्रुप ऑफ इंग्लिश इकोनॉमिस्ट हु केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। तो ये बेसिकली एल्फ्रेड मार्शल जो कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट के हेड हैं, सारे ये भी कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट के इकोनॉमिस्ट हैं, केन्स, चैम्बरलिन, रॉबर्टसन, लेकिन जो हेड थे वो एल्फ्रेड मार्शल हैं। इन विच ईयर वॉज पॉल एस सैमुअल्सन अवार्डेड द नोबेल प्राइज ऑफ इकोनॉमिक्स? तो ये पॉल सैमुअल्सन को नोबेल प्राइज 1970 में मिला था। ये दूसरा नोबेल प्राइज था, पहला 1969 में मिला था। द फिफ्थ एमसीक्यूज, विच ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन अमंग ऑफ द फोर? ये 4 डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस दी हैं, तो इनमें से सबसे ओल्ड कौन सी है? सबसे पहले देखते हैं ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 1999 में बनी थी, 1919 में। तो उसके बाद FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये ऑर्गेनाइजेशन 1945 में बनी थी। उसके बाद है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये 1948 में बनी थी। और उसके बाद IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंडिंग, तो ये 1945 में ये अदारा बना था। तो इसमें से आप खुद अंदाजा लगा लें। तो सबसे पुरानी क्या है? ए ऑप्शन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इन द 6 MCQs, व्हेन वाज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी OPEC formed to control to production and pricing of crude oil? तो ये OPEC का अदारा कब बना था? ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज OPEC का अदारा कब बना था जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस को रेगुलेट करते हैं? तो ये सी ऑप्शन है, 1960 में। और पहला इसका जो in the 7 MCQs, a mixed economy is characteristics by coexistence of। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है प्राइवेट सेक्टर और दूसरा होता है गवर्नमेंट सेक्टर यानी पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों जो हैं वो इसमें एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज राइट है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। आगे जी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज रिजल्ट ऑफ।
अब इसमें दो टर्म्स यूज होती हैं, एक होती है कॉन्ट्रैक्शन और एक होती है एक्सपेंशन। अब ये देखें, ये डायग्राम में वर्टिकल एक्सिस पे हमने प्राइसेस लिए हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने क्वांटिटी ली है। तो ये यूजुअल डिमांड कर्व है। तो इसमें दो, अगर प्राइसेस में चेंज हो रही है, फॉर एग्जांपल ये P1 है, तो ये अगर प्राइसेस में चेंज हो रही है तो या तो होगी कॉन्ट्रैक्शन और या होगी एक्सपेंशन। अगर ये प्राइसेस ऊपर को जा रही हैं, ये वाली, तो ये होगी कॉन्ट्रैक्शन। अगर नीचे को आ रही है तो ये होगी एक्सपेंशन। तो इसमें क्या होगा, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी कंसर्न, यानी जो कंसर्न कमोडिटी है उसकी प्राइस में अगर इजाफा हो जाए तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये देखें, ये प्राइस में इजाफा हो रहा है, अगर प्राइस में इजाफा होगा तो कॉन्ट्रैक्शन, कमी होगी तो एक्सपेंशन। इसमें एक और भी कॉन्सेप्ट यूज होता है, राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड कर्व। तो ये जो अदर्स फैक्टर हैं, ये वाला, इन फैक्टर्स की वजह से आपकी डिमांड कर्व या तो ऊपर शिफ्ट हो जाती है, अगर ऊपर शिफ्ट हो जाए तो इट्स अ राइज इन डिमांड कर्व, अगर नीचे शिफ्ट हो जाए इट्स अ फॉल इन डिमांड कर्व। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, राइज एंड फॉल में ये डिफरेंस है। इन केस ऑफ इंफीरियर गुड द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। अब देखें, ये मैंने एक लाइन प्रेजेंट की हुई है, ये 0 है, उसके बाद ये 1 है, और यहां पे 0 से नीचे वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। इसका मतलब है कि ये इंफीरियर गुड है, नेगेटिव है। अगर 0 और 1 के दरमियान हो तो वो होगी आपकी नेसेसरी गुड, अगर 1 से बड़ी हो जाए तो ये आपकी हो जाएगी लग्जरी गुड्स। अब इंफीरियर गुड्स की इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव क्यों होती है, ये सी ऑप्शन तो क्लियर हो गया। देखिए, जब प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड डिक्रीज होती है तो आपकी रियल इनकम बढ़ जाती है, तो आप ये जो इंफीरियर गुड है वो आप उसको कम परचेज करना शुरू कर देते हैं। तो आपका इनकम और ये जो रिलेशनशिप है ये नेगेटिव है, तो इसलिए ये नेगेटिव इफेक्ट में होगी। द बेसिक फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन इन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इज। अब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में जो बेसिक फंक्शन है वो है द एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। आपने जो सोलो ग्रोथ थ्योरी है, एक्सोजेनस ग्रोथ थ्योरी है, उसमें हमने एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ के बारे में स्टडी की है। द टर्म मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द रिजल्टिंग फ्रॉम द इंक्रीजिंग इन रियल इनकम। तो रियल इनकम, मार्जिनल यूटिलिटी रियल इनकम के चेंज होने की वजह से कि अगर बढ़ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो बी है, द चेंजिंग इन टोटल यूटिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम इंक्रीज इन मनी इनकम। इन 12 क्वेश्चन, अ सिचुएशन इन विच we are focused to choose among alternatives। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये A गुड है, ये B है, ये C है, ये D है, ये मुख्तलिफ किस्म के ऑल्टरनेटिव्स हैं। इनमें से जो आप सिलेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं स्कैरसिटी। इफ टोटल रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इंक्रीजेस व्हेन इट रेजेस इट प्राइसेस, यानी अगर प्राइसेस के बढ़ने की वजह से टोटल रेवेन्यू बढ़ जाए तो ये प्राइस इनइलास्टिक होगी, यानी आप जितनी मर्जी प्राइस बढ़ा लें तो उसकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए ये प्राइस इनइलास्टिक है। बी ऑप्शन इज राइट हियर। द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अनरिलेटेड गुड इज। अब अनरिलेटेड गुड्स की जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो 0 होती है। ये मैंने एक ड्रॉ किया लाइन। अब यहां 0 है, अनरिलेटेड गुड्स की 0 है, और अगर
नेगेटिव हो तो ये आपकी कम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं, अगर पॉजिटिव हो तो ये आपकी सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं। तो ये यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो 0 है, ये राइट है यहाँ पे। अब मार्केट सरप्लस को कंज्यूमर सरप्लस भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में ये आपकी डिमांड कर्व है और ये आपकी सप्लाई कर्व है, तो ये आपके इक्विलिब्रियम प्राइस है। तो ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलेंगे कंज्यूमर सरप्लस, यानी इक्विलिब्रियम वैल्यू से ऊपर जो एरिया है, यानी आपकी प्राइस इक्विलिब्रियम से ऊपर फिक्स होती है, यानी अ मैक्सिमम प्राइस विच अ कंज्यूमर कैन विलिंग टू पे इज कॉल्ड द कंज्यूमर सरप्लस। तो इसमें जो ऑप्शन है वो एक्चुअल प्राइस, सी ऑप्शन देखें, इक्विलिब्रियम प्राइस इज अबव द एक्चुअल प्राइस। तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, यानी आपकी जो प्राइस है वो इक्विलिब्रियम से ऊपर होती है। इन 16 MCQs, मेन डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड पब्लिक कंपनी इज दैट द फॉर्मर। अब आपकी पब्लिक कॉर्पोरेशन और पब्लिक कंपनी, इसका मेन मकसद होता है पब्लिक का इंटरेस्ट, यानी पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए ये सारा काम कर रही है। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, मोस्ट ऑपरेट इन पब्लिक इंटरेस्ट, मस्ट ऑपरेट इन पब्लिक इंटरेस्ट। 17 क्वेश्चन है, इफ मार्जिनल कॉस्ट इज अबव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी आपकी मार्जिनल कॉस्ट, ये आप देखें डायग्राम में आपको थोड़ा सा बताता हूं, ये आपकी है एवरेज कॉस्ट और ये आपकी है मार्जिनल कॉस्ट। यहां पे क्वांटिटी है, यहां पे कॉस्ट है। कहता है इफ मार्जिनल कॉस्ट इज अबव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो इससे जो नीचे ये कॉस्ट है ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। कहता है कि अगर मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा हो तो आउटपुट इज राइजिंग, यानी आउटपुट आपकी बढ़ेगी। तो क्या होगा फिर, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज फॉलिंग, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपकी फॉल करेगी। तो ये ऑप्शन ए आपका राइट है। देखें जब ये MC ज्यादा है तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही, गिर रही है, फॉल कर रही है, और आपकी आउटपुट राइज कर रही है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। इन 18 क्वेश्चन, अ फर्म में बी कंसीडर टू बी ऑफ ऑप्टिमल साइज। ऑप्टिमल साइज ये होता है कि जब एवरेज टोटल कॉस्ट इज मिनिमम, यानी फर्म की एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमम हो तो वो ऑप्टिमल होगी। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये डायग्राम है एवरेज कॉस्ट की है, एवरेज टोटल कॉस्ट इसको कह लें, ये एवरेज कॉस्ट कह लें। अगर ये मिनिमम है, ये पॉइंट है, तो ये होगी ऑप्टिमल साइज ऑफ द फर्म। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। द सेल ऑफ ब्रांडेड आर्टिकल इज कॉमन इन सिचुएशन ऑफ। तो जो ब्रांडेड आर्टिकल्स हम सेल करते हैं या परचेज करते हैं तो ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, डिफरेंशिएटेड गुड्स होती हैं इसमें। इन जनरल द शॉर्ट टर्म सप्लाई कर्व ऑफ द लेबर इज। तो शॉर्ट टर्म में देखें आपकी जो एवरेज जो सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग होती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है, अपवर्ड स्लोपिंग। क्वेश्चन नंबर 21 है, द सप्लाई कर्व ऑफ अ कम्पिटेटिव फर्म। अब देखें ये मैंने डायग्राम बनाई है, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। अब ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है और इससे ऊपर एवरेज कॉस्ट है और ये मार्जिनल कॉस्ट है। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहां से लेके ये वाला जो एरिया है एवरेज कॉस्ट का, इसको हम बोलेंगे सप्लाई कर्व, इसको हम बोलेंगे सप्लाई कर्व। तो ये है इज दी MC अबव दी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सप्लाई कर्व क्या होगी,
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी यहां से जो ऊपर है वैल्यूज ये वाली सारी, ये सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म है। तो बी ऑप्शन यहां पे राइट है। 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब सोशल कॉस्ट, सबसे पहले समझ लें सोशल कॉस्ट क्या होती है। अब सोशल कॉस्ट की एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल से देना चाह रहा हूं। फॉर एग्जांपल अगर आप स्मोकिंग करते हैं, ये स्मोकिंग सिगरेट है, आपने 20 रुपीज की परचेज की है, तो ये जो 20 रुपीज आपने इन्वेस्ट किए हैं ये आपकी है प्राइवेट कॉस्ट। तो अब आपने ये इन्वेस्ट की, अब दूसरा क्या हुआ है, इसकी वजह से ये पोल्यूशन पैदा हुई है। ये सोशल कॉस्ट में एक ये वाली प्राइस जो आपने सिगरेट के लिए यूज की है, प्लस वो कॉस्ट जो दूसरी सोसाइटी फेस कर रही है, ये पोल्यूशन, तो ये एक्सटर्नल कॉस्ट है। यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। सोशल कॉस्ट क्या होगा, प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट, अगर दोनों को सम अप कर दें तो आपका ये सोशल कॉस्ट बन जाता है। ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्शन फंक्शन। अब ये सपोज आपका ये इनिशियल प्रोडक्शन फंक्शन है, अब कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आती है, तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की वजह से आपका ये प्रोडक्शन फंक्शन ऊपर शिफ्ट होगा, तो शिफ्ट अपवर्ड, ये ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। द रियल वेजेस विल इंक्रीजेस इन केन्जियन मॉडल व्हेन प्राइस फॉल ड्यू टू एक्सेस सप्लाई। जब हम एक्सेस सप्लाई करेंगे तो प्राइसेस कम हो जाएंगी, तो रियल वेजेस बढ़ जाएंगे। इंक्रीज ऑफ लार्ज ओपन इकोनॉमी बाय वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट, द इंटरेस्ट रेट इज। अब जो लार्ज ओपन इकोनॉमी होती है उसमें इंटरेस्ट रेट लो होता है, तो डी ऑप्शन यहां पे राइट है। द बिग पुश इंडस्ट्रियलाइजेशन इज रिलेटिवली सक्सेसफुल इन। तो बिग पुश इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये जो बड़ा जो कंट्री चाइना है उसके लिए ये ज्यादा बेनिफिशियल है, तो सी ऑप्शन इज मोर सूटेबल ऑप्शन अदर देन द साउथ कोरिया, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया। बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। अब ये मैंने पिक्चर भी लगाई हुई है, ये ग्रेशमैन ने कॉन्सेप्ट दिया था। अब ये बैड मनी और गुड मनी क्या होती है। अब सपोज गोल्ड कॉइन है, सोने के सिक्के हैं, और एक जो पेपर मनी है। अब जो गोल्ड है ये आपकी गुड मनी है, ये आपकी गुड मनी है, और जो पेपर है ये बैड मनी है। अब ये सपोज इकोनॉमी में दो तरह की मनी सर्कुलेट कर रही हैं, एक गोल्ड के कॉइन सर्कुलेट कर रहे हैं और दूसरे पेपर मनी सर्कुलेट कर रही है। यानी गुड मनी और बैड मनी दोनों इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट कर रही हैं। अब लोग क्या करेंगे, गोल्ड के जो सिक्के हैं ये क्योंकि प्रीशियस होते हैं, इनको ये स्टोर करेंगे। इनको जब स्टोर करेंगे तो अपनी जो ट्रांजैक्शन है वो सारी पेपर मनी से करेंगे, तो जो बैड मनी है वो गुड मनी को खत्म कर देती है। तो यही ये बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी, यानी जो बैड मनी है वही इकोनॉमी में सर्कुलेट होती है, जो गुड मनी है वो सर्कुलेट नहीं होती। ये किसने कॉन्सेप्ट ये ग्रेसमैन ने दिया था, तो ये उसकी पिक्चर है। मनी इज व्हाट, मनी डज नॉट व्हाट इट इज, रिटन बाय, ये हेनरी सिडविक ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, ये उसकी पिक्चर भी लगाई हुई है। द मनी इल्यूजन। अब मनी इल्यूजन बेसिकली ये होता है कि आप जो नॉमिनल मनी है, ये देखें ये सारी नॉमिनल मनी है, उसको आप स्टोर करते हैं। अगर आप नॉमिनल मनी को स्टोर करना शुरू कर दें तो ये होगी मनी इल्यूजन। occurs when excess demand for goods, services, assets and input is determined by। तो ये सारी जो आपकी एक्सेस डिमांड है, सर्विसेज, एसेट, ये सारी फिर नॉमिनल वेरिएबल्स होंगी। ये सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। 30 है, फिशर्स वेरिएंट
for quantity theory of money falls empirically because its assumptions are unrealistic assumptions हैं, क्योंकि ये सारी मनी के ऊपर डिपेंड कर रही हैं. The basic ISLM model was constructed by, तो जो ISLM का जो इनिशियल कॉन्सेप्ट है ये हिक्सियन ने दिया था. ये भी पेपर में आ जाता है क्वेश्चन, ये हिक्सियन ने दिया था. बाद में जो केन्जियन इकोनॉमिस्ट हैं, केन्स ने इसको दोबारा केन्जियन क्रॉस और लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी से इसको जो है ना वो दोबारा कंस्ट्रक्ट किया था. IS कर्व को उन्होंने केन्जियन क्रॉस से ड्राइव किया था और LM कर्व को उन्होंने लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी से ड्राइव किया था. तो A ऑप्शन इज राइट है. In 32 MCQs, it is often recognized that income measured by statistician may be. अब statistician जो इनकम को मेजर करते हैं, बाज़ दफ़ा वो in 32 MCQs, it is often recognized that income measured by statistician may be. अब ये वर्ड may be यूज हुआ है. अब may be का मतलब हो सकता है. अब इसका मतलब स्टैटिस्टिशियन जो इनकम करते हैं वो इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ वेल्थ होता है, लेकिन डिफेक्टिव इंडेक्स ऑफ वेल्थ भी बाज़ दफ़ा वो कर लेते हैं. तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, जस्ट मे बी की वजह से. द क्वांटिटी ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी एंड सप्लाई ऑफ मनी इज. अब क्वांटिटी ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी ये दोनों सेम ही हैं, तो ये सिनोनिम्स हैं. ए ऑप्शन इज राइट है. द प्राइस टेकर फर्म, ये फर्म है, आइए यहाँ पे, इज वन विच कैन नॉट इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइस. जो प्राइस टेकर फर्म है वो प्राइसेस को चेंज नहीं कर सकती मार्केट में. इन 35 MCQs, द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट. तो अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है? तो सबसे पहले देखें, अगर हम टोटल रेवेन्यू में से एक्सप्लिसिट कॉस्ट निकाल दें तो आपके पास अकाउंटिंग प्रॉफिट आपको मिल जाएगा. अब एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? वो कॉस्ट जो एक फर्म अपनी जो रिसोर्सेज होते हैं उनको पे करती है, तो उसको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं. और इकोनॉमिक प्रॉफिट आपका ये होगा कि अगर आप अकाउंटिंग प्रॉफिट में से इम्प्लिसिट कॉस्ट निकाल दें. इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? जो फर्म्स को फील नहीं होती कि हम पे कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, अगर फर्म का ओनर फर्म के अंदर ही जॉब कर रहा है तो वो अपनी पे नहीं निकाल रहा, तो वो उसकी जो कॉस्ट है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है. तो इन दोनों में जो मेन अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट में जो डिफरेंस है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट का है. ए ऑप्शन इज राइट है. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस थ्योरी इसको भी बोलते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम थ्योरी बोलते हैं. एन इकोनॉमिक मॉडल डिस्क्राइबिंग द वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ. तो ये इकोनॉमिक पोजीशन होगा, यानी इकोनॉमिक्स के मॉडल जो इकोनॉमी की वर्किंग के बारे में बताते हैं वो इकोनॉमिक पोजीशन है. सी ऑप्शन इज राइट है. प्राइस मैकेनिज्म हैज आल्सो गिवन द नेम. प्राइस मैकेनिज्म को प्राइस सिस्टम कहते हैं. बी ऑप्शन इज राइट है. A cobweb model
will diverge from one point when the slope of. अब ये पहले डिवर्ज और कन्वर्जेंट क्या होता है। अब इसमें तीन कॉन्सेप्ट यूज हुए, एक है कन्वर्जेंट फ्लक्चुएशन, कॉन्टिन्यूस फ्लक्चुएशन, डिवर्जेंट फ्लक्चुएशन। अब इन सब में देखें डिमांड कर्व सेम ही है, तीनों केसेस में सेम डिमांड कर्व है। अब रेड कलर में जो सप्लाई कर्व है वो तीनों में डिफरेंट है। अब जो कन्वर्जेंट केस है उसमें ये लेस इलास्टिक है, कॉन्टिन्यूस में कांस्टेंट है, और डिवर्जेंट केस में ये मोर इलास्टिक है। तो जब लेस इलास्टिक है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी इकोनॉमी अगर डिसइक्विलिब्रियम में है तो ये इक्विलिब्रियम की तरफ मूव कर रही है। ये देखें, ये इक्विलिब्रियम की तरफ मूव कर रही है, यानी कन्वर्ज हो रही है इक्विलिब्रियम की तरफ। अगर कांस्टेंट है तो ये आपकी कांस्टेंट ही मूवमेंट होगी। अगर डिवर्जेंट है तो अगर इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम है तो वो मजीद डिसइक्विलिब्रियम बढ़ता ही जाएगा। ये देखें, ये कम नहीं होगा, तो ये डिवर्जेंट है। तो पिछले क्वेश्चन में जो एमसीक्यूज में पूछा हुआ है वो डिवर्जेंट के बारे में पूछा हुआ है कि डिवर्जेंट फ्रॉम वन पॉइंट। अब डिवर्जेंट में क्या होती है, आपकी जो सप्लाई कर्व है मोर इलास्टिक होती है देन दी डिमांड कर्व। तो इसमें आप ऑप्शन सर्च कर लें, सप्लाई कर्व इज मोर इलास्टिक देन द डिमांड कर्व। ये बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है कि सप्लाई कर्व डिमांड कर्व से ज्यादा इलास्टिक है। इन 40 MCQs अकॉर्डिंग टू मार्शल यूटिलिटी, मार्शल के मुताबिक यूटिलिटी को हम ऐड कर सकते हैं, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। A consumer is equilibrium when slope of IC। अब देखें ये IC कर्व है, ये IC अगर इसकी ये स्लोप ये बजट लाइन के टेंजेंट हो तो इक्विलिब्रियम होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, तो इक्वल टू दी स्लोप ऑफ दी बजट लाइन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, जब स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व और स्लोप ऑफ बजट लाइन एक दूसरे के इक्वल हों तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। एंजल कर्व शोज हाउ कमोडिटीज कंजम्पशन रेट डिफर एट वेरियस लेवल ऑफ इनकम। ये इनकम यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे सपोज एक्स गुड है, यहाँ पे वाई गुड है। आपकी ये इनिशियल बजट लाइन है और ये इक्विलिब्रियम है। जब आपकी इनकम बढ़ती है, ये आप नीचे ड्रा कर लें, ये एक्स गुड है, ये यहाँ पे इनकम है। सपोज ये बजट लाइन है, पहले सपोज ये पॉइंट है। अगर इनकम बढ़ जाती है, ये देखें y1 से y2 हो जाती है, इनकम बढ़ जाती है तो बजट लाइन ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो देखें ये भी आपको ऊपर, तो ये जो आपकी कर्व ड्राइव हुई है इसको हम बोलते हैं एंजल कर्व। तो ये कि इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। इन रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, ये रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी प्रोफेसर सैमुअलसन ने दी है। अ कंज्यूमर रिवील्ड प्रेफरेंस फॉर बंडल ऑफ टू गुड्स, यानी दो गुड्स होती हैं, सपोज ये एक्स है, ये वाई है, तो ये दो गुड्स होती हैं, इनमें ही कंज्यूमर रिवील्ड प्रेफर करता है। नेक्स्ट है द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सपोज ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इस सब पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। तो सी यहाँ पे आंसर है। 45 है द बेस्ट एवरेज फॉर डीलिंग विद द क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा में सबसे जो बेस्ट एवरेज है वो मीडियन की एवरेज है, क्योंकि इसमें सेंट्रल वैल्यू हम ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट लेस मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो यूनिट लेस मेजर ऑफ डिस्पर्जन ये आपकी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, इसको एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन भी बोलते हैं।
द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉइजन्स और बाइनोमियल, ये दोनों हैं, ए और सी बोथ हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज कोफिशिएंट इंटरवल टू, इसमें अब 90%, 94, 95, 98, तो सबसे ज्यादा हम 95% ही कॉन्फिडेंस इंटरवल लेते हैं। पास्कल इंडेक्स नंबर इट बेस्ड ऑन, पास्कल इंडेक्स पे क्या करते हैं, एवरेज ऑफ करंट ओवर एवरेज ऑफ बेस ईयर, इन दोनों को हम अगर रेशो ले लें तो आपका पास्कल इंडेक्स नंबर निकल आएगा। तो ए ऑप्शन इज राइट है। डंपिंग एट इंटरनेशनल डिस्क्रिमिनेशन, अब डंपिंग ये होता है कि एक फॉरेन कंपनी किसी मुल्क में जाके अपनी प्राइसेस अपने मुल्क से कम जो है ना वो चार्ज करना शुरू कर देती है, इसलिए कि यहाँ से मार्केट में दूसरी जो फर्म है उसको भगा दिया जाए। तो ये मोनोपोली के केस में होता है बस। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 डिस्कस करूंगा।